चलिए जी, हमने मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। आवाज़ आ रही है ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखेंगे। अ वायर ऑफ 10 ओम रेसिस्टेंस a wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length is stretched to thrice a wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length is stretched to thrice its original length, full stop. What will be its new resistivity? What will be its new resistivity? What will be its new resistivity? And new resistance. अब देखिएगा कि रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टिविटी एक जो वायर होता है ना, वायर का जो मटेरियल जिसका बना होता है वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। तो रेसिस्टिविटी जो है, आप वायर की लेंथ को बढ़ा दो, आप वायर के एरिया को बढ़ा दो या कम कर दो, उससे रेसिस्टिविटी पर किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम रेसिस्टिविटी के केस में यहाँ पर ये लिखेंगे कि रेसिस्टिविटी रो रिमेन्स अनचेंज्ड। रेसिस्टिविटी, सर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना रेजिस्टिविटी? हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि वो केवल उसकी लेंथ को चेंज कर रहे हैं, बाकी किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ना तो उसके एरिया को चेंज कर रहे हैं, ना उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, ना उसके मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। तो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है, कि मटेरियल चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये दोनों पैरामीटर्स को वो अनचेंज रख रहे हैं, तो मेरी रेसिस्टिविटी भी अनचेंज रहेगी। समझ गए? बताइए जी, क्लियर है? यस। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी रो remains unchanged because resistivity rho remains unchanged because it is the property of the material of the wire. It is the property of the material of the wire. ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं न्यू रेसिस्टेंस, कि नया रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा। तो नए रेसिस्टेंस की बात करते हैं। ये तो हो गया रेसिस्टिविटी के लिए। फिर आप इसी में एक सब हेडिंग डालेंगे इसी के सॉल्यूशन में कि न्यू रेसिस्टेंस। तो नए रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें, और ये कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 10 ओम।
रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम दे रखा है। अच्छा, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा हुआ करता है कि जैसे हमसे इन्होंने बोला कि रेसिस्टेंस जो है, लेंथ जो है सॉरी, उसको हम डबल कर देंगे, सॉरी डबल कह रहा हूँ, ट्रिपल कर देंगे, थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो कभी भी आप ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज है कि अगर मैं किसी भी चीज को स्ट्रेच करता हूँ तो स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ भले ही बढ़ जाए लेकिन जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि अगर आपने देखा हो कि जब किसी भी बड़े यहाँ पर रेस्टोरेंट होता है तो रेस्टोरेंट की आप किचन देखेंगे तो किचन में वो जो वेट डफ होता है उसकी जो एक टुकड़ा वो तोड़ते हैं तो वो बड़ा गोल होता है, मोटा होता है, फिर वो उसको बेलते हैं तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, उसको खींचते हैं तो खींचने से क्या होता है कि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमारा वायर ये था ओरिजिनली, अगर हमारा वायर ये था, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक, ओरिजिनली इसकी लेंथ थी L और ये था इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इट इज ऑब्वियस कि मैं अगर इसको इस तरह से खींचूंगा, मैं अगर इसको इस तरीके से खींच के इसकी लेंथ का ट्रिपल कर दूंगा, थ्राइस कर दूंगा, तो ये जो L डैश है नई लेंथ, ये तो हो जाएगी 3L, ठीक है, और ये जो एरिया है A डैश, ये जो एरिया है A डैश, ये कितना हो जाएगा, ये मैं नहीं जानता अभी कि ये एरिया कितना रह जाएगा। ठीक है, मेरी बात इतनी तो सबको समझ में आ गई, इतना तो मान गए कि एरिया तो कम होगा थोड़ा बहुत, बताइए इतना सभी को समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि हम ये बोलते हैं कि जो रेसिस्टेंस का जब हम रिलेशन लेते हैं तो रेसिस्टेंस ये है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा और एरिया बढ़ेगा तो लेंथ कम होगी। ठीक है, दोनों चीजें हैं, अगर आप उसको कंप्रेस कर दोगे तो उसका एरिया बढ़ता चला जाएगा लेकिन लेंथ उसकी कंप्रेस होकर कम हो जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि since the same wire is stretched, since the same wire is stretched, so volume of the wire will remain same। जो वायर की वॉल्यूम है, वायर की वॉल्यूम सेम रहेगी। तो आप ये देखिए, जो ओरिजिनली हमने कहा कि वॉल्यूम जो है वो पहले अगर V थी तो वो बाद में हो जाएगी V डैश। वॉल्यूम क्या होती है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसमें लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक, तो मैं इसको बोलूंगा A मल्टीप्लाइड बाई L इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A डैश और लेंथ क्या है L डैश, तो इज इक्वल टू A डैश इंटू L डैश। ठीक है, फिर हम क्या करें, इस L डैश को या इसको A डैश को नीचे ले आओ या L डैश को लेकर आओ, चलो नीचे, L अपॉन L डैश ये हो गया, और इस A को नीचे ले जाओ, A डैश अपॉन A। ठीक है, अब L को L ही रहने दो, और L डैश कितना है, L डैश की वैल्यू है 3L, तो ये हो गया 3L। A डैश मुझे नहीं पता कितना है, A ये भी मुझे नहीं पता कितना है, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 1/3 इज इक्वल टू A डैश अपॉन A। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3A डैश इज इक्वल टू A इंटू 1, ये A हो जाएगा, तो A डैश कितना हो गया, A अपॉन 3, A डैश हो गया A अपॉन 3। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर किसी भी कोई भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर वायर को खींच के लंबा किया जाता है, अगर वायर को 4 गुना लंबा कर दिया जाता है, 4 टाइम्स कर दिया जाता है उसकी ओरिजिनल लेंथ का, तो आप समझ लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर
जो वायर था उसको खींचकर 3 गुना कर दिया गया, 3 टाइम्स, तो जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, लेंथ अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो एरिया 3 से डिवाइड होगा, लेंथ अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो एरिया 3 से मल्टीप्लाई होगा, उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो मेरे पास अब नया एरिया भी आ गया, मेरे पास अब नई लेंथ भी आ गई, ए डैश भी है और एल डैश भी है। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस, तो मैं नया रेसिस्टेंस निकालूंगा, देयरफॉर न्यू रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। याद रखिएगा रो तो रो ही रहेगा क्योंकि रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल इज नॉट चेंजिंग, तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, चलिए अब आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश की जगह आप डाल दीजिए क्या, और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। एल डैश की जगह डालेंगे 3L और ए डैश की जगह डालेंगे A/3। मैं जानता हूं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 अलग निकाल लो, रो L/A। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ऊपर रो इंटू एल को अलग कर दिया और अपॉन में ए है तो रो एल अपॉन ए, और ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 3 जा 9, और रो एल अपॉन ए की वैल्यू 10 ओम थी, आर डैश इज इक्वल टू 9 × 10, यहां पर लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए रो एल अपॉन ए की जगह 10 लिख दिया, तो नया जो रेसिस्टेंस है वो आ गया 90 ओम। बताइए बेटा क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है इतना बताइए? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसमें इतना ही था। फिर नेक्स्ट नोट करते हैं कैरियर्स ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे कैरियर्स ऑफ करंट, ये मिटा रहा हूं इधर से। कैरियर्स ऑफ करंट, इसमें लिखें द चार्ज पार्टिकल्स विच बाई फ्लोइंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन the charged particles which by flowing in a the charged particles which by flowing in a definite direction the charged particles which by flowing in a definite direction set up an electric current set up an electric current are called current carriers, are called current carriers, full stop। different types of current carriers are as follows. First, in solids, सॉलिड्स क्या हो गए, जैसे कि मेटालिक कंडक्टर्स हो गए। इन मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, इसमें लिखेंगे
in metallic conductors electrons are the charge carriers, full stop. The electric current is due to the drift of electrons. पहले नोट कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको. The electric current is due to the drift of electrons from low to high potential regions. From low to high potential regions. अभी नोट करते जाइए. अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये लो टू हाई पोटेंशियल रीजन, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, बताऊंगा. अभी पहले नोट करिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं. सेकंड लिखेंगे, इन लिक्विड्स लिक्विड्स में हम कहेंगे इन इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर in electrolytic liquids the charge carriers are positively and negatively charged ions. Positively and negatively charged ions. For example, CuSO4 solution, CuSO4 copper sulfate, CuSO4 solution has Cu2 plus and SO4 2 minus ions, has Cu2 plus and SO4 2 minus. आगे इस तरफ नोट कर रहा हूं. Cu2 plus and SO4 2 minus ions, SO4 2 minus ions, which act as charge carriers. Which act as charge carriers. ये सेकंड हुआ लिक्विड्स का. थर्ड लिखेंगे इन गैसेस. In gases, in ionized gases, positive and negative ions in ionized gases positive and negative ions and electrons are the charge carriers.
इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। फोर्थ लिखेंगे, गैसेस हो गया। फोर्थ लिखेंगे इन वैक्यूम ट्यूब्स, इन वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें लिखिएगा इन वैक्यूम ट्यूब्स लाइक रेडियो वॉल्व्स, in vacuum tubes like radio valves, VALVES valves, cathode ray oscilloscope, cathode ray oscilloscope, comma picture tube, etc. Picture tube, etc. Free electrons emitted by the heated cathode, free electrons emitted by the heated cathode, free electrons emitted by the heated cathode act as charge carriers, act as सर उनमें गैस भी तो इंसर्टेड होती है। रुक जाओ अभी पहले नोट करो, एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हो हर्ष? सर कह रहा हूँ उनमें गैस भी तो एमिटेड होती है ना। वैक्यूम ट्यूब में? हाँ हाँ, कल एक क्वेश्चन करा था ना ऐसा, हाँ है ना? बस अभी बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। देखो जी, एक एक चीज समझिएगा। कैरियर्स ऑफ करंट, कैरियर्स ऑफ करंट का मतलब क्या है कि करंट के कैरियर्स कौन कौन से हैं। हम ये कहते हैं कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करता है, या प्रोटॉन्स के फ्लो की वजह से करता है, या कुछ पॉजिटिव आयंस की वजह से करता है, या कोई और चीज भी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो फ्लो करता है। तो ये हमको बताना है कि करंट को कैरी करने वाले कैरियर्स कौन कौन है। इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो मैकेनिक्स है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, द चार्ज पार्टिकल्स विच बाई फ्लोइंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। वो चार्ज पार्टिकल्स जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने लगते हैं, उनको हम चार्ज कैरियर्स बोल देते हैं। पहली चीज तो ये। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स आर एज फॉलोज। अलग अलग तरीके के करंट कैरियर्स क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड्स की। सॉलिड्स जैसे कि जो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जो हम देखते हैं हमारे घरों में भी, जो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होते हैं वो सारे के सारे वायर हैं, कॉपर के वायर हैं, तो वो सॉलिड ही हो गए। तो और वो सॉलिड क्या है, वो मेटल का ही बना होता है, चाहे वो कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो। आयरन के तो बहुत कम होते हैं वायर, क्योंकि आयरन में रस्टिंग के चांसेस होते हैं। दूसरा, उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है। तो कॉपर ही जनरली लिया जाता है, वाइडली यूज होता है कॉपर। खैर, इन मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। मेटेलिक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर अपनी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम घूम कर फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे 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 घूमकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर दिमाग में आने वाली चीज ये है कि यहाँ जो लिखा हुआ है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन, इसका मतलब ये है, मान लीजिए मैं एक मेटालिक रॉड की बात करता हूँ। ये एक मेटालिक रॉड है और ये यहाँ से एक बैटरी में कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये यहाँ पर इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन हो गया बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल।
और जो ये वाला रीजन है इसका कंडक्टर का, ये नेगेटिव रीजन हो गया बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे कहाँ भागेंगे? वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। ये कहलाता है हमारा लो पोटेंशियल रीजन, नेगेटिव वाला, और ये कहलाता है हाई पोटेंशियल रीजन। तो लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही तो अट्रैक्ट होंगे। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? सर वो ऐसा होता है ना, वो माइनस वाले टर्मिनल पे जीरो होता है पोटेंशियल, फिर बढ़ता जाता है वो देखो इसको तो इलेक्ट्रॉन। हम रख लेते हैं वैसे जीरो पर आपकी मर्जी है। जो भी लोअर पोटेंशियल रीजन होगा उसको हम नेगेटिव रीजन, नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं, और जो हायर पोटेंशियल रीजन होता है उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है ना, याद रखिएगा, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर पॉजिटिव पर पोटेंशियल हो सकता है 128 वोल्ट, और नेगेटिव पर पोटेंशियल होता है हो सकता है 118 वोल्ट। समझ गए? ये पॉजिटिव पर पोटेंशियल हो गया 128 वोल्ट, और नेगेटिव वाले पर पोटेंशियल हो गया 118 वोल्ट। तो 128 बड़ा है ना, और 118 118 वो छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 10 वोल्ट के बराबर। समझ गए? और जनरली हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो नेगेटिव वाला है इसको हम जीरो ले लेते हैं, और ये कहते हैं कि अगर चलो 50 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो पूरा का पूरा 50 वोल्ट आप यहाँ प्रोवाइड करा दो, और यहाँ पर कुछ प्रोवाइड ही मत कराओ, ये हो गया 0 वोल्ट। तो 50 माइनस जीरो ऑटोमेटिकली वो 50 वोल्ट हो जाता है। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान रखना इस चीज को। कभी कोई टीचर कंफ्यूज करने के लिए आपसे अगर ये सवाल पूछ ले कि ये जो नेगेटिव वाला है तो इस पर तो पोटेंशियल नेगेटिव होता होगा ना, आप कह देना नहीं, इस पर पोटेंशियल कम होता है, इसके कंपैरिजन में इस पे पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो ज्यादा मतलब बड़ी वैल्यू, इसलिए उसको पॉजिटिव नाम दे दिया गया कन्वेंशनली। ठीक, और नेगेटिव मतलब कम वैल्यू, इसलिए उसको नेगेटिव नाम दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव है उसकी वैल्यू माइनस में है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला है इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स कौन से हो गए? इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड। इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड जैसे हम जानते हैं कि जितने भी डाइल्यूट एसिड्स होते हैं सारे के सारे कंडक्टर ही होते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट भी कंडक्टर होता है। तो इन इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स का मतलब ये है कि वो लिक्विड्स जो आराम से कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड क्यों कहा जा रहा है उनको? कि जैसे ही कोई वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई करा तो उनके जो आयंस हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, मान लीजिए मैंने ये बैटरी इसमें कंडक्टर में लगा रखी थी, अब मैं कंडक्टर में नहीं लगाता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लगा देता हूं, एक ट्रफ ले लेते हैं, उस ट्रफ के अंदर एक सॉल्यूशन भरा पड़ा है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, यहां से एक वायर निकालिए, यहां से एक वायर निकालिए, और इसको कनेक्ट कर दीजिए एक बल्ब से। ये बल्ब ग्लो करेगा। उसका रीजन क्या है? कि ये यहाँ पर कनेक्टेड है CuSO4 से। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है वो लिक्विड भले ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंडक्टर है। तो यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज सीधा सीधा एक इधर चली जाएगी और एक इस टर्मिनल में चली जाएगी, और सीधा सीधा आपका बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर लिक्विड में किसकी वजह से होता है? सॉलिड में तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लिक्विड्स में होता है दोनों चार्जेस की वजह से, दोनों आयंस की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इसमें वोल्टेज सप्लाई करी किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड में, तो उसके आयंस अलग अलग टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर सल्फेट है तो Cu2+ अलग टूट गया, SO4 2- अलग टूट गया, सल्फेट आयन अलग, कॉपर आयन अलग। तो दोनों आयंस जो अलग अलग टूट गए, दे एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं।
उसके बाद गैसेस की बात करते हैं। इन आयनाइज्ड गैसेस का मतलब वही है कि वो गैसेस जिनके जो अपने आयंस में टूट सकें, कन्वर्ट हो सकें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। और यही चीज हमने देखी थी कल एक क्वेश्चन में, उसमें ये एग्जांपल बताया गया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो जनरली हमने जो पढ़ी थी, हम अभी 12th क्लास में हैं, तो हमने जो पढ़ी थी, हमने तो 9th क्लास में पढ़ी थी, और शायद आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हो केमिस्ट्री में, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो उसमें आयनाइज्ड गैसेस ही डाली गई थी उस कांच की ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो वो जब आयनाइज्ड गैसेस का केस होता है तो वहां पर पॉजिटिव आयंस हो, नेगेटिव आयंस हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, इन तीनों की वजह से कंडक्शन होता है, इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। फिर बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब की। तो वो जो डिस्चार्ज ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब में इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। जो लास्ट कल जो हमने न्यूमेरिकल करा था उसमें वैक्यूम ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई थी। ठीक, और यहाँ जो है, यहाँ पर सिर्फ वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर अभी क्या है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इन वैक्यूम ट्यूब्स लाइक रेडियो वॉल्व्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पिक्चर ट्यूब एटसेट्रा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द हीटेड कैथोड एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। कैथोड क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये एक वैक्यूम ट्यूब है, एक ट्यूब है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या एमिट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है। पॉजिटिव टर्मिनल प्रोटॉन एमिट नहीं कर सकता, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल उसको इलेक्ट्रॉन से मिल पाएंगे। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिल गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से मिल गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी मटेरियल के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मिल ही जाता है, एक दो मिल ही जाता है। तो वो टूट कर निकल जाता है वहां से, उसको न्यूक्लियस बाइंड नहीं कर सकता। तो जैसे ही ये गर्म होना शुरू होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, तो वैक्यूम ट्यूब में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे। हाँ, जैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। उसमें क्या है कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर गैस भर दी जाती है। तो डिस्चार्ज ट्यूब का कभी भी न्यूमेरिकल आए तो समझ लेना कि वहां पर आपको पॉजिटिव आयंस भी लेने हैं, वहां पर नेगेटिव आयंस भी लेने हैं, और अलग से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो वो भी लेने हैं। जैसे कल आपको ध्यान होगा, कल हमने क्वेश्चन करा था तो उसमें पॉजिटिव आयंस दे रखे थे 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻18 पॉजिटिव आयंस, कुछ दे रखे थे हमको नेगेटिव आयंस। तो हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इनटू उन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, वो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स निकाल लिए थे, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स निकाल लिए थे, दोनों को ऐड करके टोटल चार्ज निकाला था। दैट डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, उससे मुझे करंट मिल गया था। याद आ गया ना कल जो क्वेश्चन करा था? सभी को ध्यान है? अरे सभी को ध्यान है या मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक है, चलिए। तो ये आपका जो गैसेस है, गैसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स, इन सब की वजह से होता है करंट फ्लो। सॉलिड्स में केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लिक्विड्स में जो आयंस टूटते हैं, पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन और एनायन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो टूटते हैं उनकी वजह से। गैसेस में तीनों की वजह से, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन, तीनों की वजह से। और वैक्यूम ट्यूब में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से। हो सकता है ये चीज आपके लिए नहीं हो, रेडियो वॉल्व्स आजकल उतना यूज नहीं होती। जो आजकल यूज होता है रेडियो के नाम पर वो केवल एफएम यूज होता है, उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करा जाता है। रेडियो वॉल्व्स में एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करा जाता था, तो ये बहुत ऑब्सोलीट हो गई, आजकल यूज नहीं होती। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पिक्चर ट्यूब, ये दोनों उन टेलीविजन्स में यूज करी जाती थी जो शायद आप लोगों ने शायद देखे हो, शायद ना देखे हो। वो बड़े बड़े टेलीविजन देखे हो जो बड़ा सा डब्बा हुआ करता था, जो आजकल पतले वाले चले हैं, वो तो एलईडी और एलसीडी है। वो बड़े वाले देखे हैं किसी ने? yes, sir. है Yes, ना? sir. हाँ जी, तो वो जो बड़े वाले जो होते हैं ना, उनमें जो उनका साइज इतना बड़ा होता है वो पिक्चर ट्यूब की वजह से होता है। पिक्चर ट्यूब का काम क्या होता है? ये वो पिक्चर को प्रोड्यूस करती है। तो वो मतलब लंबी कहानी है उसको समझने की, उसकी जरूरत नहीं है।
तो इसलिए ये चीज आप लोगों के लिए थोड़ी नई होगी, तो इस चीज के लिए बस आप इतना कर लीजिए और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला टॉपिक नोट करिएगा। मेटालिक कंडक्शन, ये मिटा रहा हूं मैं। मेटालिक कंडक्शन, ये भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इस टॉपिक में हम समझाना क्या चाह रहे हैं? इस टॉपिक में ये समझाना चाहेंगे कि जो हमारा मेटल मेटल के अंदर जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्यों होता है, ये समझाना है। तो 4-5 लाइनें बेटा लिखवाऊंगा, नोट कर लीजिए पहले, फिर समझाता हूँ। लिखिएगा, इन मेटल्स comma the atoms are closely packed. In metals, comma the atoms are closely packed. The atoms are closely packed. Full stop. Second point. The valence electrons of one atom are close to the neighboring atoms. Are close to the neighboring atom and experience electrical forces due to them. And experience electrical forces due to them. Electrical forces due to them. Next point. So they do not remain attached to a particular atom. Do not remain attached to a particular atom. Do not remain attached to a particular atom, but can hop from one atom to another. But can hop from one atom to another and are free to move from one atom to another and are free to move throughout the lattice. LATTICE. These free electrons are responsible for conduction in metals. These free electrons are responsible for conduction in metals. नोट करिए इतना।
देखिए जी, यहाँ पर क्या है, मेटालिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन में ये समझाने की कोशिश करी गई है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्शन क्यों होता है मेटल्स के अंदर, ठीक है। तो देखो जैसे मान लीजिए ये एक कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें एक एटम ये है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। यहां पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही इसके बाजू में एक है, पहला शेल, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है कि ये जो नजदीक नजदीक होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, एटम्स, एटम्स कितने होते हैं किसी भी मेटल के अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स। अब उन एटम्स के अंदर एटलीस्ट हर एक एटम के अंदर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हम बोल देते हैं कि ऐसे ही हमने बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे कैसे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से मतलब एटम में से टूट के अपने आप ही निकल जाएगा, उसका एक रीजन होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो है वो थोड़ा सा ना दूर होता चला जाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि सारे के सारे न्यूट्रॉन्स और सारे के सारे प्रोटॉन्स एक साथ इकट्ठे भरे हुए होते हैं। तो वो जो प्रोटॉन्स हैं उनका इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मतलब ताकतवर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कि वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करके रखते हैं। दैट्स वाई एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील करते हैं न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन अगर हम बात करें किसी आउटर मोस्ट शेल की, तो आउटर मोस्ट शेल दूर दूर होता चला जाता है, न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाता है। तो हम ये बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर हम एक मेटल की बात करें, तो इस मेटल में एक एटम इधर है, एक एटम इधर है। अब ये चुपचाप बैठा हुआ था मेटल, मेटल को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी किसी भी तरीके की। लेकिन हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ना एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि जब हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि वी आर ट्रांसफरिंग सम एनर्जी टू दिस मेटल, हम इस मेटल में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स में थोड़ा 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 एजिटेशन शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा ये हिलना शुरू होंगे। और जब इनमें थोड़ा बहुत एजिटेशन शुरू होगा तो ये एक दूसरे से टकराएंगे। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इधर का आउटर मोस्ट शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन, इधर का आउटर मोस्ट शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को टकरा के ना ये तोड़ देगा। क्योंकि क्या होगा कि ये टकराएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे मतलब ये एक दूसरे को पुश करेंगे। दूसरी तरफ जो ये पोटेंशियल है, जो बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी भी इसको पुश कर रही है। तो इनमें इतना एजिटेशन हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फ्री कर देंगे यहाँ से। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटकर कभी इस एटम में जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं सबके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। एंड दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो ऐसे 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 घूमते रहेंगे। तो जब वो घूमते रहेंगे, और वो घूमेंगे किस तलाश में, वो इस तलाश में घूमेंगे कि कहीं से हमको कोई पॉजिटिव आयन मिल जाए, और पॉजिटिव आयन के मिलते ही हम उसके साथ में कंबाइन करके शांत बैठ जाएंगे। मतलब वो स्टेबिलिटी की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं, लेकिन स्टेबल हो नहीं पाते एज लॉन्ग एज ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। तो वो लगातार इस तरीके से घूमते रहेंगे, और उनका ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्जेस। इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। समझ गए, यही सारी चीज लिखी हुई है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर क्लोज टू द नेबरिंग एटम एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ड्यू टू देम। आपस में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे, सो दे डू नॉट रिमेन अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर एटम, एक पर्टिकुलर एटम में अटैच नहीं रह सकते हैं, बट कैन हॉप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द लेटिस। लेटिस का मतलब होता है किसी भी मेटल के स्ट्रक्चर को ही मैं लेटिस बोल देता हूँ। ठीक है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन मेटल्स। तो मेटल्स के केस में इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्शन होता है। तो इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है मेटेलिक कंडक्शन के बारे में अगर पूछा जाए तो। और इसमें एक क्वेश्चन बनाकर लिख लेना बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। व्हाई इज इट दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट इन मेटल्स। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट करके मैं लिख रहा हूं इधर,
why is it that electrons carry current in metals? ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है सीबीएसई के एग्जाम में। तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आए तो आपको यही 3-4 पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन कर देने, दैट्स इट। ठीक है जी, चलें आगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी, अगला जो टॉपिक है वो ये है कि जब कंडक्शन होता है ना, जब कंडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे 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 एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, ऐसे घूमता हुआ जाता है। ठीक है, ऐसे गोल गोल अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता रहेगा और घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको नॉर्मल वेलोसिटी ना बोल के, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व होता हुआ और फिर आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है रिवॉल्विंग, रोमिंग अराउंड, उसको ड्रिफ्टिंग बोल देते हैं। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो एक तो इलेक्ट्रॉन की हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है ना, तो बीच में थोड़ा सा टाइम जरूर होता है, चाहे वो मिली सेकेंड का हो चाहे वो माइक्रो सेकेंड का हो। दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन मैंने बताया ना कि एक जगह से टकराएंगे, इससे दूसरे इलेक्ट्रॉन, पहले वाले एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया, दूसरा वाला तीसरे से टकराया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और फिर उसको स्टडी किया गया कि ये उससे टकराता है, ये उससे टकराता है, ये उससे टकराता है, तो बीच में थोड़ा सा टाइम भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है, दैट टाइम गैप इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये है कि इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर लेता है। ठीक, इसलिए उसको रिलैक्सेशन टाइम बोल दिया। तो आगे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एक रिलैक्सेशन टाइम का। तो बेटा आप हेडिंग डालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। मैं ये मिटा रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। और इसमें शुरुआत में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको लिखवाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा है, नोट कर लीजिएगा, लेकिन पॉइंट्स बनाकर ही लिखना अपने नोट्स में भी और एग्जाम में भी, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड का हो। पॉइंट्स बनाकर लिखे हुए की ज़्यादा अहमियत होती है, ध्यान रखिएगा। टीचर को पॉइंट्स में फटाफट फटाफट वो एक एक दो दो लाइन सब पॉइंट्स में से पढ़ता हुआ नंबर देता हुआ चला जाता है। तो कभी भी लंबे लंबे पैराग्राफ मत लिख कर आ जाना, टीचर का दिमाग खराब हो जाता है, खासतौर पर फिजिक्स वालों का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इसमें लिखेंगे मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट, metals have a large number of free electrons. Metals have a large number of free electrons, nearly 10 to the power 28, nearly 10 to the power 28 per meter cube, cubic meter. Next point, in the absence of any electric field, these electrons are in a state of continuous random motion. These electrons are in a state of continuous random motion due to thermal energy.
ड्यू टू थर्मल एनर्जी। On an average, the number of electrons traveling in any direction, on an average, the number of electrons traveling in any direction is equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. Number of electrons traveling in the opposite direction. नेक्स्ट लिखेंगे इफ u1 u2 un, नेक्स्ट पॉइंट है इफ u1 वेक्टर कॉमा u2 वेक्टर कॉमा u3 वेक्टर डॉट 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 टिल un वेक्टर। दिखाई दे रहा है? नहीं, if u1 vector, u2 vector, u3 vector dot 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 till un vector are the random velocities of n free electrons, are the random velocities of capital N free electrons, of capital N free electrons, comma, then average velocity of electrons will be, comma, then average velocity of electrons will be, average velocity of electrons will be u vector is equal to u1 vector plus u2 vector plus u3 vector plus dot 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 u n vector upon capital N is equal to 0। देखिए एवरेज स्पीड जो है, याद करिए जो आपने मैकेनिक्स में करा था, मैकेनिक्स यानी कि जो आपने लास्ट ईयर करा है 11th क्लास में, उसमें आपने देखा था एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि जितनी भी नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं, दैट नंबर ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय जितनी भी नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं। मतलब अगर दो वेलोसिटी हैं तो u1 प्लस u2 अपॉन 2, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होती थी तो u प्लस v अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते थे, एक होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन और एक होता था ऐसे ही कि अगर मैं मान लीजिए मेरे पास दो वेलोसिटीज हैं u और v, तो u प्लस v अपॉन 2, एक ये होता था। तो इसी तरीके से हमने ये बोला कि मान लिया कि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया कि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भी आ रहे हैं, टकराते रहते हैं रैंडमली। तो ये कहा गया कि अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबकी जो वेलोसिटी है, इंडिविजुअल वेलोसिटी n के n इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो सबकी वेलोसिटी लगभग बराबर है, लेकिन एक जा रहा है लेफ्ट टू राइट तो दूसरा आ रहा है राइट टू लेफ्ट। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जितना एक डायरेक्शन में जाते हैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस वजह से इनकी जो वेलोसिटी है
वो नलीफाई हो जाती है, इनकी ओवरऑल कोई वेलोसिटी नहीं होती। इसी वजह से कोई भी मेटेलिक कंडक्टर जो है वो शांत पड़ा हुआ दिखाई देता है, नहीं तो वो कहीं चलता हुआ दिखाई देता एक इफेक्टिव वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उतने राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा भी तो वो जीरो ही आएगी। ये सबको क्लियर है इतना? यस सर। यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो बताया गया है ये बताया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो तब नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसी में हमको देखना होगा रिलैक्सेशन टाइम। यहां तक नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। और क्लास के टाइमिंग आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो मैंने कई बच्चों से पूछा भी था कि वो अपने स्कूल के और ट्यूशंस के अलग अलग टाइमिंग भी बता दें। तो मैं अगर एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो एक्स्ट्रा क्लास या तो वही रात को 9 बजे का टाइम रखूंगा, या फिर दोपहर का टाइम रखूंगा 2 का या 2:30 का। ठीक है, तो कल भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा, मैं मैसेज कर दूंगा। या तो दोपहर का होगा 2 बजे का या 2:30 बजे का, और या फिर मैं रात का रखूंगा 9 बजे का। ठीक है, ठीक है, सुन लिया?